हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज हम एक और चैप्टर की रिवीजन क्लास करेंगे और ये चैप्टर है टीडीएस टीसीएस। ये आपके सीए इंटर के सिलेबस में नया आया है और ये सबसे पहले अपने इसी मई 24 अटेम्प्ट में एप्लीकेबल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आने के चांसेस के बढ़ जाते हैं। देखना ये है, छोटा चैप्टर है, देखना ये है कि 2 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, कैसे आता है एग्जाम में। बट ये है कि पक्का एग्जाम में आने के चांस हैं इसके। तो ये सबसे पहले इसमें दो पार्ट हैं, एक है टीडीएस, एक है टीसीएस। हमने इनकम टैक्स में भी टीडीएस टीसीएस पढ़ा है, बट यहाँ हम इनकम टैक्स के टीडीएस टीसीएस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ जीएसटी के टीडीएस टीसीएस की बात कर रहे हैं। ये कैसे लगता है और कैसे होता है मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिख रखा है, इट वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो टीडीएस शुरू में कहाँ लगता था? इनकम टैक्स में लगता था। कलेक्टेड, इससे क्या होता है, रेगुलर इनफ्लो बना रहता है टैक्स का, गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे होते रहते हैं। क्योंकि अगर टीडीएस या टीसीएस लग जाएगा तो पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाएगा, बाद में चाहे सप्लायर गवर्नमेंट को पे करे ना करे, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा तो इकट्ठा हो ही जाएगा। तो इससे टैक्स इवेजन रुकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में आ जाता है ये कि ट्रांजैक्शन हुई है। इससे टैक्स इवेजन रुकता है और ऑडिट ट्रेल भी हमें पता लग जाता है। ऑडिट ट्रेल कैसे पता लग जाता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है हम ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर पाते हैं। किसी बंदे का टीडीएस या टीसीएस कटा है तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई सप्लाई की होगी, कोई ना कोई सेल की होगी, और फिर उसको वो सेल जो है अपनी पीएनएल अकाउंट में दिखानी पड़ेगी, जिसके ऊपर उसको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो ये इसका फायदा होता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं टीडीएस की तरफ। तो टीडीएस को पहले हम जो है एक्ट की लैंग्वेज से बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारा जो एक डायग्राम बना रखा है हमने, उसके थ्रू पढ़ते हैं। तो ये है हमारा टीडीएस का डायग्राम, जो कि बना हुआ है 4th पेज पे। इसमें देखो क्या लिख रखा है कि किस किस को टीडीएस काटना होता है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि एक बात आपको बता दूं, टीडीएस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काटती है और कोई नहीं काटता। टीडीएस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काटती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टीडीएस इनकम टैक्स से अलग है। इनकम टैक्स में टीडीएस तो कोई भी काट सकता है। अलग अलग सेक्शन हमने पढ़े थे, 192 से लेकर 194, 194 सी अप जे एच वगैरह वगैरह। यहां पर जो है सिर्फ बात हो रही है कि भाई टीडीएस कौन काटता है, तो टीडीएस गवर्नमेंट काटती है। ये जीएसटी की टीडीएस की बात हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काट सकती है, स्टेट गवर्नमेंट काट सकती है, उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह, या फिर लोकल अथॉरिटी भी टीडीएस काट सकती है। लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम हो गया, ये काट सकता है। गवर्नमेंट की कोई एजेंसी काट सकती है, या कोई दूसरा पर्सन नोटिफाई जो है वो टीडीएस काट सकता है। काट सकता है तो क्या काटना पड़ेगा? तो देखो दूसरा कौन है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम प्रेस्क्राइब करेंगे। तो किसको प्रेस्क्राइब किया हुआ है? डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रेस्क्राइब किया हुआ है, जिसको जो है टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके अलावा और किसको टीडीएस काटना पड़ेगा? ऐसी अथॉरिटी सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एग्जांपल के तौर पे सेबी, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, कोई स्टेट विधानसभा के द्वारा कोई भी एंटिटी बनाई हो जो जो अपना, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, विथ 51% और मोर ऑफ इक्विटी, यानी कि जिसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, यानी कि कोई गवर्नमेंट की बॉडी जैसे आईआरडी है, सेबी है, ये सारी गवर्नमेंट की बॉडी बनाई हुई है। किसने बनाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% और मोर कंट्रोल भी है। तो इस केस में जो है क्या कहते हैं, इन बॉडीज को भी टीडीएस काटना पड़ता है। इसके अलावा सोसाइटी एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, ये भी सोसाइटी भी अगर गवर्नमेंट ने बनाई हो तो ये जो है क्या, इसको भी टीडीएस काटना पड़ सकता है। या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी कि एलआईसी, एसबीआई वगैरह, इनको भी टीडीएस काटना पड़ सकता है। तो किन किन को टीडीएस काटना है? थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, कि भाई किन किन को टीडीएस काटना है। हमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को काटना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के और लोकल अथॉरिटी को काटना पड़ सकता है, या फिर क्या कहते हैं गवर्नमेंट की कोई भी पीएसयू को काटना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने कोई सोसाइटी बनाई हो या कोई और बॉडी बनाई हो जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% कंट्रोल हो, उसको काटना पड़ सकता है। या फिर कोई नोटिफाइड मिनिस्ट्री वगैरह को काटना पड़ सकता है, जैसे कि अपना डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई की हुई है, इसको काटना पड़ सकता है। तो इन लोगों को टीडीएस काटना पड़ेगा। और किसका काटना पड़ेगा? जो भी लोग इनको सप्लाई करेंगे। टीडीएस का मतलब होता है काटना। टीडीएस वो काटता है जब कोई बंदा पे करता है तो हम उसमें से पैसा काट लेते हैं, उसको हम टीडीएस बोलते हैं। तो यानी कि अगर कोई भी सप्लायर गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा, यानी कोई भी सप्लायर गवर्नमेंट को सामान बेचेगा,
कोई भी सप्लायर गवर्नमेंट को सामान बेचेगा तो गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं, जब उसकी पेमेंट करेगी तो उसकी पेमेंट में से कुछ ना कुछ जो है टैक्स काट लेगी, उसको हम बोलते हैं टीडीएस। तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, देखो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी सप्लायर, ये देखो सप्लायर है, ये गवर्नमेंट ये सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल, ये ध्यान रखना, ये सप्लाई कर रहा है अपना, ये एरो यहां जा रहा है, इसका मतलब ये सप्लाई कर रहा है। सप्लायर यहां पर कौन है, यहां सप्लायर है कोई और पर्सन, गवर्नमेंट सप्लायर नहीं है, गवर्नमेंट तो क्या है, रेसिपिएंट। तो यहां गवर्नमेंट तो क्या है, रेसिपिएंट, गवर्नमेंट रेसिपिएंट है और सप्लायर कोई और है, वो सप्लाई कर रहा है, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है, और वहां पर जो है क्या कहते हैं, अगर गुड्स या सर्विस की वैल्यू जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर गुड्स या सर्विस की वैल्यू जो है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, कई बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि टैक्सेबल, एग्जाम्ड चीजों के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्सेबल चीजों के ऊपर ही कटेगा। इसके अलावा देखो लिख रखा है कि आपको 2.5 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू देखनी है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को हटाकर सिर्फ वैल्यू वैल्यू आपको देखनी है, जो वैल्यू आप सेक्शन 15 में डिटरमाइन करते हो वो वाली वैल्यू जो है आपको देखनी है, और वो अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो ही टीडीएस कटेगा। मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि कोई वैल्यू है 4 लाख रुपए की, कि मान लेते हैं कोई सप्लायर है जिसने 4 लाख रुपए की सर्विसेज दी हैं, तो 4 लाख रुपए की सर्विसेज दी हैं, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट इसको 4 लाख रुपए की पेमेंट करेगी, 4 लाख रुपए पर के प्लस के जीएसटी, मान लेते हैं यहां पर जो है 9% का जीएसटी लगता है, या फिर इकट्ठा हमने आईजीएसटी लगा दिया, यहां पर मान लेते हैं 18% का जीएसटी लगता है, तो 4 लाख का 18% कितना हो गया, 4 लाख का 18% हो गया 72,000, तो ये जीएसटी लग जाएगा। 4,72,000 रुपए जो है क्या कहते हैं पे करना पड़ेगा, 4 लाख का 18% कर देता हूं मैं, 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 18% कर दिया, 72,000 रुपए हो गया, तो प्लस इज इक्वल टू 4,72,000 जो है किसको पे करना है, 4,72,000 गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट किसको पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी उस सप्लायर को। अब 4,72 में से गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें से कुछ पैसा काट लेगी, कितना पैसा काट लेगी, देखो इनकम टैक्स का टीडीएस तो अलग कटेगा, वो अलग कटेगा, उसकी बात नहीं कर रहे, जीएसटी में कितना टीडीएस काट लेगी, जीएसटी में जो है क्या कहते हैं, टीडीएस का रेट होता है 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी लग रहा है तो 2%। तो इस केस में आईजीएसटी लग रहा है तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, कितना टीडीएस कटेगा, 2% आईजीएसटी कटेगा। सर 2% किसका, भाई ऑब्वियस सी बात है 4 लाख रुपए का ही 2% कटेगा ना, वैसे आईजीएसटी बनता था 18%, 18 में से 2 तो इकट्ठा कर लिया जाएगा, बाकी 16% बचा हुआ जो है वो सप्लायर को खुद जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यानी कि यहां पर जो है क्या किया जाएगा, ये गवर्नमेंट जो है 4,72,000 की पेमेंट नहीं करेगी, 2%, 4 लाख का 2%, 4 लाख का 2% जो है वो काट लेगी, यानी कि 8,000 रुपए काट लेगी, 4,72 में से 8,000 माइनस कर दोगे तो बाकी जो है बच गया 4,64,000 की जो है पेमेंट की जाएगी अपना जो है इस सप्लायर को। अब इस सप्लायर के बाद 4,64,000 इकट्ठे हो चुके हैं, अब ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा, हालांकि इसके बिल के ऊपर 4,72 ही आएगा, इस बिल के ऊपर वैल्यू सप्लाई 4 लाख रुपए आएगा, बाकी जो है 72,000 रुपए का आईजीएसटी आएगा, ये गवर्नमेंट को अपना R1 भरेगा, और फिर जब 3B में इसको कितना गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, 72,000 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को 3B के अंदर। लेकिन 72 में से ये 8,000 रुपए जो कि इसका टीडीएस कटा था, जो गवर्नमेंट ने काटा था, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, ये 8,000 रुपए का टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, किसके पास जमा करना पड़ेगा, ये जमा कराना पड़ेगा किसके पास जमा कराना पड़ेगा, ये जमा कराना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। तो ये 8,000 रुपए जमा हो जाएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, और ये 8,000 रुपए फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, कहां रिफ्लेक्ट करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेंगे जब भी ये सप्लायर अपना लॉगिन करके ई कैश लेजर खोलेगा तो ये 8,000 रुपए वहां रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब इसको जीएसटी 3B में पे तो करना है 72,000 रुपए, लेकिन 8,000 इसके ऑलरेडी जो है ई कैश लेजर में पहले ही आ जाएंगे, तो बचा हुआ जो है क्या कहते हैं, इसको 64,000 रुपए अपनी जेब से भरना पड़ेगा। चाहे तो वो 64,000 के लिए आईटीसी यूज कर सकता है, चाहे जो है क्या कहते हैं अपना ये ई कैश लेजर के थ्रू भी पे कर सकता है। तो ये जो है क्या कहते हैं हमारी कंप्लीट डिटेल हो गई टीडीएस के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट टीडीएस काट लेगी जो भी बनता होगा, अगर यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी लगता तो 1-1% काट लिया जाता, और वो फिर गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, इसको जमा करा देगी। देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, रेसिपिएंट क्या करेगा, इसको पे करेगा जो भी पैसा इसने काटा है इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, जिस भी महीने में टीडीएस काटा है उसको खत्म होने के अगले 10 दिन के अंदर उसको पे करना पड़ेगा। यानी कि आज जो है 20 तारीख है अपना मार्च की, तो 20 मार्च के बाद यानी कि 10 अप्रैल तक जो है जमा कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट जो है वो किसको जमा कराएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा कराएगा, और इसके लिए
गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस एक सेपरेट जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तब भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो है क्या कहते हैं उसको एक और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसको जो है एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उस आरसी को लेकर वो टीडीएस डिडक्टर का आरसी लेगा, और टीडीएस डिडक्टर का आरसी लेगा, उसके अंदर फिर वो क्या करेगा, एक रिटर्न भरेगा, और उस रिटर्न के अंदर ये क्या करेगा, ये 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसा जमा कराएगा। तो अपना एक साथ में रिटर्न भरेगा, उस रिटर्न के साथ साथ जो है ये पैसा जमा कराएगा जो भी उसने काटा है। और अगर वो क्या कहते हैं रिटर्न का फॉर्म आई थिंक लिख रखा होगा, जीएसटीआर 7 मिलेगा, लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, तो ये जीएसटीआर 7 लिख रखा है, तो जीएसटीआर 7 इसको भरनी पड़ती है। ये मैं पढ़वा दूंगा दोबारा, तो ये भरनी पड़ेगी। और इसके अलावा फिर क्या लिख रखा है, अगर ये 10 दिन में जमा नहीं करा पाएगा तो इसके ऊपर फिर 18% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट लग जाएगा 51 के अकॉर्डिंग। और साथ में हम 73 74 अप्लाई कर देंगे, यानी कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स अप्लाई कर देंगे। और अगर मान लेते हैं गलती से ये फालतू जो है क्या कहते हैं अपना काट बैठता है, बनता था 8,000 इसने काट लिए 16,000 रुपए, तो इसने मान लेते हैं फालतू काट लेता है, तो क्या होता है, और अमाउंट डिडक्टेड इज क्रेडिट टू द ई कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी। अगर इसने फालतू काट लिए और वो फालतू काट के इसने गवर्नमेंट को जमा भी करा दिए, फालतू काट के इसने गवर्नमेंट को जमा करा दिए, गवर्नमेंट को जमा करा दिए, और गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अपना जो है जो जिसके कटे थे यानी कि सप्लायर के कटे थे, सप्लायर के ई कैश लेजर में ऐड कर दिया। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, सप्लायर के ई कैश लेजर में ऐड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपना गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट कहेगी कोई नहीं तेरे से गलती होगी, बट तूने ठीक है अपनी गलती सुधारी, अपना पैसा जमा करा दिया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ने जिसका भी पैसा था उसको वापस दे दिया, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ओके हो जाएगा। तो देखो ये लिख रखा है नो रिफंड टू द डिडक्टर, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं क्या होता है, अगर जो है क्या कहते हैं ये काट लेता है, और काट के जो है ये अपना काट के जो है क्या कहते हैं ये अपना क्या होता है, हाँ, तो डिडक्टर हैज टू फाइल रिटर्न ऑन और बिफोर, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया था। और काट के ये काट तो लेता है, ये काट तो लेता है, और लेकिन अपना गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता, तो इसको फिर वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये बात तो हो गई। इसके अलावा ये वाली बात अपन पढ़ भी लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखी होगी, एक्ट की लैंग्वेज में भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो देखो लिख रखा है रिफंड ऑफ डिडक्टर और डिडक्टी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस और एरियस deduction shall be dealt with in accordance with section 54. No refund to deductor shall be granted if the amount deducted has been credited to the electronic cash ledger of deductee. मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये डिडक्टर ने क्या किया, पैसा काट लिया, गलती से काट लिया, ज्यादा काट लिया, उसी टाइम पता लग गया, तो ठीक है जिसका काटा है आप उसको वापस कर दो। मान लो इसको पता ना लगा और इसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, तो गवर्नमेंट इसको वापस जो है क्या कहता है रिफंड भी कर देगी कि भाई तुमने गलती से काट लिया था, वापस जो है आपको रिफंड भी कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अगर जमा करा दिया सप्लायर के अकाउंट में ई कैश लेजर में, फिर तुम्हारे को वापस नहीं करेगी, फिर तो सप्लायर को मिल चुका है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, मेरे को लगता नहीं एक ज्यादा कोई पॉइंट पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला आपको रिटर्न जरूरी है, आपको याद रखना है जीएसटीआर 7 भरनी पड़ेगी 10th तारीख को, जब आपने पैसे जमा कराने हैं उसके साथ साथ आपको रिटर्न भी भरनी पड़ेगी, तो जीएसटीआर 7 भरनी पड़ेगी आपको। और फिर क्या होगा, जब जीएसटीआर नंबर 7 भर दोगे, इसके भरने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि अब सप्लायर के पास क्या सबूत है कि तुमने उसका टीडीएस काटा है। तो सप्लायर का टीडीएस काटा है इसका कोई सबूत नहीं है ना, तो गवर्नमेंट कहती है रेसिपिएंट यानी कि डिडक्टर को क्या करना पड़ेगा, जिसने काटा है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है एक गवर्नमेंट की वेबसाइट से टीडीएस काटने का एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। इस रिटर्न के बेस पे एक सर्टिफिकेट आएगा, टीडीएस सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A फॉर्मेट में होगा। वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके जो है क्या कहते हैं अपना देना पड़ेगा, किसको, अपना डाउनलोड करना है और फिर उसको देना पड़ेगा, जिसका आपने टीडीएस काटा है उसको देना पड़ेगा, ताकि सबूत हो जाए। ये इनकम टैक्स में भी फॉर्म 16 हम दिया करते थे सैलरी के केस में, वैसा ही लगभग है। तो ई कैश लेजर में अपना आ जाएगा, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। और कंपलसरी सेशन लेना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया कॉमन पोर्टल पे। इनका आरसी 3 दिन के अंदर आ जाएगा, टीडीएस डिडक्टर का आरसी 3 दिन के अंदर आ जाएगा। वैसे नॉर्मल आरसी आपको पता ही है 7 दिन में आता है, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कराते हो तो। ये प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट, हाँ, और अगर ऑफिसर को लगता है कि तुम्हारा आरसी एक बार दे दिया, बट फ्यूचर में ऑफिसर को लगता है कि तुम जो है नो लॉन्गर लायबल टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस,
ऑफिसर को लगता है कि तुम फ्यूचर के अंदर जो है आप दोबारा फिर से लायबल नहीं रहोगे टीडीएस काटने के, तो ऑफिसर तुम्हारा आरसी कैंसिल भी कर सकता है। ये सेम प्रोविजन टीसीएस में भी अप्लाई होंगे, ये आरसी वगैरह के सेम प्रोविजन टीसीएस में भी अप्लाई होंगे। इसके अलावा जो हमने भी बताया, टीडीएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा अपना वेबसाइट से। किसको डाउनलोड करना पड़ेगा? डिडक्टर को। और फिर वो डिडक्टर सर्टिफिकेट किसको देगा? डिडक्टी को। इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या डिटेल्स होगी ये लिखी हुई है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सर्टिफिकेट का नंबर होगा, जिसने काटा है उसका जीएसटी नंबर होगा, जिसका कटा है उसका नेम और जीएसटी नंबर होगा, लीगल नेम होगा, ट्रेड नेम होगा, टैक्स पीरियड होगा, किस पीरियड का कटा है, सप्लायर की डिटेल होगी, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो है बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो भाई ये अपना टीडीएस का एक मोटा मोटा सा पार्ट हो गया। एक लास्ट पार्ट और बचता है टीडीएस का, जो कि है नो टीडीएस। नो टीडीएस का मतलब कि भाई तुम्हें जो है टीडीएस कब नहीं काटना। सिर्फ एक केस है जब टीडीएस नहीं काटना, वो तब है कि, अब मैं आपको बताता हूं, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन वन स्टेट। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब हरियाणा का सप्लायर है, जैसे मान लो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो कहां का है? हरियाणा का। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई हम चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है अपन निकालेंगे कि जो है उसके हिसाब से निकालेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में आ रहा है, तो ये बोलता है सप्लायर भी उसी स्टेट का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसी स्टेट का है, यानी कि दोनों चीजें कहां की है? हरियाणा की। अगर दोनों चीजें हरियाणा की हैं तो आपको पता ही है क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट हो गया। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट डिटरमाइन जो होता है वो इसी बेस पे होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे ही डिटरमाइन होता है। अगर दोनों सेम स्टेट के होते हैं तो अपना इंट्रा स्टेट माना जाता है। तो जब इंट्रा स्टेट माना जाएगा तो उस केस में जो है क्या कहते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और मान लो दोनों हरियाणा के हैं तो फिर हरियाणा का ही जो है क्या कहते हैं? हरियाणा जीएसटी लगेगा। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लिख रखा है डिफरेंट फ्रॉम स्टेट यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। ये जो है क्या कहते हैं? अलग है। किससे अलग है? जो रेसिपिएंट जहां का है उससे अलग है। यानी कि इन दोनों का स्टेट अलग है और रेसिपिएंट का स्टेट अलग है। सर रेसिपिएंट का स्टेट अलग है तो फिर जीएसटी काट यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं काटेगा टीडीएस? मैं एक बात बताता हूं आपको। क्योंकि यहां अगर आप टीडीएस काटोगे, क्योंकि सप्लायर हरियाणा का है तो वो हरियाणा का टीडीएस काटेगा, सीजीएसटी और हरियाणा जीएसटी में टीडीएस काटेगा। लेकिन रेसिपिएंट किसी और स्टेट का है, तो जब रेसिपिएंट मान लो दिल्ली का है तो हरियाणा का जीएसटी काटेगा, तो सप्लायर हरियाणा गवर्नमेंट को जमा कराएगा टैक्स 1% 1% सीजीएसटी जमा कराएगा, 1% हरियाणा गवर्नमेंट को जमा कराएगा। और रेसिपिएंट दिल्ली का है। अब हमें क्या करना है? दिल्ली वाले रेसिपिएंट के ई कैश लेजर में ऐड करना है। हरियाणा गवर्नमेंट को पैसा जमा हुआ है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के लेजर में कैसे ऐड होगा? इसलिए यहां पर पॉसिबल ही नहीं है टीडीएस काट पाना। टीडीएस काटोगे तो फायदा नहीं मिलेगा रेसिपिएंट को, इसलिए यहां पर टीडीएस की एप्लीकेबल नहीं किया गया। तो टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं है? टीडीएस तब एप्लीकेबल नहीं है अगर क्या कहते हैं अपना प्लेस पीओएस एंड एलओएस आर इन सेम स्टेट एंड जो अपना रेसिपिएंट है वो किसी और स्टेट का है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल बना रखे मैंने, करके देख लो। एलओएस और पीओएस स्टेट ए में है, रेसिपिएंट भी वहीं का है तो टीडीएस लगेगा, ठीक है। और एलओएस और पीओएस दोनों सेम स्टेट में है बट ये अलग स्टेट में है, यहाँ टीडीएस नहीं लगेगा। और एलओएस और पीओएस अलग स्टेट में है, फिर तो ऑब्वियस ही बात है आईजीएसटी लगेगा, फिर तो टीडीएस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों भी अलग स्टेट में है तो आईजीएसटी लगेगा और टीडीएस लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा कुछ और बातें लिखी हैं कि भाई अपना 2.5 लाख से ऊपर है तो काटना पड़ तो जो है लग जाता है, और एग्जम्प्टेड पे नहीं लगता, जीएसटी वैल्यू पे लगता है। और जहां पर शेड्यूल 3 में जो चीजें आती हैं उनके ऊपर नहीं लगता। और अनरजिस्टर्ड को पेमेंट करोगे तो भी टीडीएस नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है, अनरजिस्टर्ड को पेमेंट करोगे तो टीडीएस थोड़ी ना लगेगा। मतलब सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसका टीडीएस नहीं लगेगा, और अगर आरसीएम में सप्लाई होगी तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। तो इसके अलावा अब टीडीएस की लास्ट बात बचती है, वो तो मेरे को ज्यादा करवाने की नहीं है, आपकी है। कि अगर आप इस बंदे ने जो डिडक्टर है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, उसको जीएसटीआर 7 भरनी थी और वो 7 जो है टाइम पे नहीं भर पाता, तो उसको क्या लेट फीस वगैरह लग जाएगी? ये लेट फीस लग जाएगी। उसको जो है क्या कहते हैं अपना 25 रुपए सीजीएसटी 25 रुपए एसजीएसटी की लेट फीस लग जाएगी फॉर डे, एवरी डे जो है ये लेट फीस लग जाएगी। ये टोटल 50 रुपए की लेट फीस लगेगी। जितना भी टाइम वो रिटर्न नहीं भरता उतनी लेट फीस लगेगी, या फिर 2000 रुपए टोटल विच एवरेज लोअर। इसमें कोई खास बात नहीं है।
तो मेरा टीडीएस हो चुका है कंप्लीट। टीसीएस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको जो है बेयर एक्ट में देख लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है। तो ये तो वही सारी बातें हैं, अपना कौन काटने वाला है, 1% होगा, 250 से ज्यादा होगा, और कब नहीं कटेगा, और ये सारी बातें हैं। और जो भी पैसा कटेगा वो 10 डेज में जमा कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर ई कैश लेजर में चला जाएगा उस बंदे के। और बस कुछ है नहीं, तो मतलब मैंने सारा जो है कवर कर दिया है। और जीएसटीआर 7 के बारे में आपको बता ही दिया है कि इस बंदे को जीएसटीआर 7 भरनी पड़ेगी, और अपना 10 डेज में भरनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिकली भरी जाएगी कॉमन पोर्टल पे। और जैसे ये भरी जाएगी उसी के बेस पे फिर अब सप्लायर के ई कैश लेजर में पैसा ऐड किया जाएगा, और एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ ये सारी बातें होती हैं खत्म। अपना थोड़े से नोट्स अपने आप भी रीड कर लेना, तो आपका टीडीएस हो जाता है खत्म। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है अपना टीसीएस। ये चैप्टर नंबर 14 है, जो हमारे जीएसटी के अंदर है। हमारी रिवीजन सीरीज के अंदर ये हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है। टीसीएस के अंदर हमें जो है एक चार्ट बना रखा है, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इस चार्ट पे आ जाइए। 9th पेज पे चार्ट है, 14.9 पेज पे। और देखो इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है कि एवरी ईसीओ, देखो टीडीएस लगता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, उसको काटना पड़ता था। टीसीएस जो है सिर्फ और सिर्फ लगता है किसके केस में, ईसीओ के केस में। ये किसको काटना पड़ता है, ईसीओ को काटना पड़ता है। तो जब भी कोई भी सप्लायर ईसीओ के थ्रू सामान बेचेगा तो टीसीएस लगेगा। यानी कि जब भी कोई सप्लायर जैसे कि गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ईसीओ के थ्रू सामान बेचेगा तो जो है टीसीएस लग जाएगा। अब इसको टीसीएस क्यों बोलते हैं, इसको टीडीएस क्यों नहीं बोलते? टीडीएस का मतलब होता है जब भी कोई बंदा पेमेंट करने वाला होता है तो वो जो है क्या कहता है, पेमेंट में से कुछ काट लेता है, वो टीडीएस होता है। टीसीएस का मतलब होता है जब भी कोई पेमेंट करने वाला होता है तो बंदा एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट कर लेता है, उसको टीसीएस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर ईसीओ के थ्रू बेच रहा है किसको, कस्टमर को। ईसीओ के थ्रू बेच रहा है किसको, कस्टमर को। और ये ईसीओ क्या कर रहा है, ईसीओ जो है कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर रहा है। कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर रहा है तो कस्टमर से जो है क्या कहते हैं, क्या करेगा, जीएसटी भी कलेक्ट कर लेगा। कस्टमर से जो है ये जीएसटी भी कलेक्ट कर लेगा। ऑल्दो जीएसटी पे करने की, गवर्नमेंट को जमा कराने की लायबिलिटी किसकी है, सप्लायर की है। जीएसटी जमा कराने की लायबिलिटी किसकी है, सप्लायर की है। टीसीएस वहां लगता है जहां ईसीओ होता है। टीसीएस सिर्फ एक केस में लगता है जहां पर क्या होता है, ईसीओ होता है। दूसरी बात, टीसीएस वहां लगता है जहां 95 नहीं लगता। टीसीएस वहां लगता है जहां पर 95 नहीं लगता। तो जहां 95 नहीं लगता वहां जो है टीसीएस लगता है। देखो ये साफ साफ लिखा होगा आपका, देखो लिख रखा है अदर देन 95। जहां 95 नहीं लगता वहां टीसीएस लगता है। तो मतलब ऐसा सप्लायर जो 95 में कवर्ड नहीं होता वहां टीसीएस लग सकता है। ईसीओ जो है उसका टीसीएस काटेगा। और ईसीओ क्या करेगा, ऑल्दो कस्टमर से टैक्स वही कलेक्ट कर रहा है बट वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा, क्योंकि जो 95 वाले ईसीओ होते हैं वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। जो 95 को छोड़कर बाकी ईसीओ होते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराते। वो जो है क्या कहते हैं, सिर्फ कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके किसको दे देते हैं, सप्लायर को। और फिर सप्लायर खुद क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है। बस यहां फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा बट ईसीओ क्या करेगा, ईसीओ जो है क्या कहते हैं, कस्टमर से जब कलेक्ट कर रहा था टैक्स तो थोड़ा सा पार्ट अपने पास रख लेगा और बाकी जो पैसा है वो सप्लायर को दे देगा। जो पार्ट अपने पास रखेगा उसको हम बोलते हैं टीसीएस। तो यहां जो है सप्लायर अपना जो ईसीओ है वो कितना पैसा अपने पास रखेगा वो समझाता हूं मैं आपको। देखो क्या लिखा रखा है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। टीसीएस भी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे लगता है, मेड थ्रू ईसीओ। कोई भी सप्लायर ईसीओ के थ्रू जो भी सप्लाई करेगा इन अ मंथ, एक महीने के अंदर, मान लेते हैं एक महीने में गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फ्लिपकार्ट के थ्रू टीवी बेचे। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फ्लिपकार्ट के थ्रू टीवी बेचे एक महीने के अंदर 1 लाख रुपए के। उसमें से मान लेते हैं 90,000 के टीवी वापस आ गए, वो बिके ही नहीं, कस्टमर वापस कर गए, तो सिर्फ 10,000 रुपए की अमाउंट जो है वो बिका है, वो उसके ऊपर टीसीएस लगेगा। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू द सप्लायर, रिटर्न जो है वो माइनस कर देनी है। टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई में से टैक्सेबल जो है सप्लाई रिटर्न जो है वो माइनस कर देनी है उस महीने की। तो जो बच गया 10,000 रुपए बच गया उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, ये ईसीओ क्या करेगा, टीसीएस काटेगा। और ईसीओ 10,000 के ऊपर टीसीएस काटेगा। अब मान लेते हैं ये 10,000 रुपए था, 10,000 रुपए तो थी वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर जीएसटी का रेट लगता है, मान लो 9% लग सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लग सकता है 18%। तो 1800 रुपए जो है आईजीएसटी लग गया, 11,800 रुपए कस्टमर से 11,800 कलेक्ट करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। और 11,800 में से
अब वो क्या करेगा, ये जो ईसीओ होगा वो सप्लायर को कितने रुपए देगा, 11,800 में से अपना कमीशन काटेगा। पहले तो कमीशन उसका मान लो 1,000 रुपए है या जो भी है, तो मैंने यहाँ कमीशन माइनस कर रखा है, 500 रुपए मान लो कमीशन है, एक तो 500 रुपए कमीशन माइनस करेगा। दूसरा 11,800 में से जो उसका टीसीएस है, जो उसको टीसीएस गवर्नमेंट ने बोला है कि काटना है, कंपलसरी है, तो वो टीसीएस भी जो है क्या कहते हैं अपना काटेगा। तो 11,800 में से वो टीसीएस भी काटेगा। टीसीएस कितना काटेगा, तो 11,800 में से टीसीएस जो है वो कितना काटेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां 10,000 रुपए की वैल्यू है, हमेशा वैल्यू पे अपना जो है टीसीएस लगेगा। वैल्यू 10,000 रुपए है, 10,000 के ऊपर कितना टीसीएस लगेगा, 1%। 1% आईजीएसटी के केस में 1%, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर अलग अलग है तो 0.5% टीसीएस लगेगा। हाँ, ये टीडीएस से आधे रेट्स हैं, सीधा टीडीएस से जो है आधे रेट्स हैं। तो यहाँ 1% आईजीएसटी और 0.5 सीजीएसटी एसजीएसटी अगर लगता है तो लगेगा, और वो भी नेट वैल्यू पे लगेगा, यानी कि रिटर्न माइनस करने के बाद। तो 10,000 रुपए रिटर्न माइनस करने के बाद जो आया उसके ऊपर जो है लगेगा 0.5% और 1% आप मान लो 100 रुपए हो गया। तो 11,800 में से 100 रुपए तो जो है टीसीएस काट लेगा, 11,700 बच गया। 500 रुपए अपना कमीशन काट लेगा, जो बच गया 11,200 रुपए वो दे देगा किसको, अपना जो है सप्लायर को दे देगा। हाँ, उसके कमीशन के ऊपर भी थोड़ा जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से, 500 रुपए का 90 रुपए हो गया, वो भी माइनस करेगा, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो सप्लायर को दे देगा। ऑल्दो ये कैलकुलेशन आपके, मेरे को नहीं लगता एग्जाम पर्पस के लिए आनी चाहिए। एग्जाम पर्पस के लिए हमसे हमेशा सिर्फ क्या करवाएगा, टीसीएस कैलकुलेट करवा सकता है, क्योंकि ये तो क्या होता है, इनके अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं जो क्या करते हैं, अपना जो है ईसीओ पेमेंट करता है। ईसीओ जो है पेमेंट करता है किसको, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू पेमेंट करेगा, वो अपने आप ही सेटल होते हैं और इस तरह से अपना काम हो जाता है। लेकिन हमारे एग्जाम पर्पस के लिए जो है टीसीएस तो पूछ सकता है कितना टीसीएस कटेगा। तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, जितना भी सप्लायर अदर देन 95 जो सप्लाई करेगा ईसीओ के थ्रू, उसमें से माइनस कर देना जो सामान क्या आ जाता है वापस, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस 95 में नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है क्या कहते हैं अपना 10,000 रुपए आ गया माइनस करने के बाद। अब इस 10,000 के ऊपर जो है 1% अपना, अगर आईजीएसटी लग रहा है तो 1% टीसीएस लग जाएगा, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो 0.5% जो है टीसीएस लग जाएगा। ये टीसीएस जो है क्या कहते हैं अपना ईसीओ जमा कराएगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा, मैंने देखो एरो बना रखा है, गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, ये हमारे सप्लायर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ई कैश लेजर को क्या कर देगी, अपडेट कर देगी, और उसमें जो है उसका 100 रुपया ऐड कर देगी आईजीएसटी की कॉलम के अंदर। अब जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, अपनी मंथली R1 भरेगा तो नॉर्मल तरीके से अपनी सेल दिखाएगा, और नॉर्मल तरीके से अपना 3B भरेगा, उसमें टैक्स पे करेगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 1,800 रुपए का आईजीएसटी पे करना है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 1,800 रुपए का आईजीएसटी पे करना है। 1,800 में से 100 रुपए तो क्या कहते हैं उसका टीसीएस ऑलरेडी ऐड हो गया है ई कैश लेजर के अंदर, बाकी 1,700 रुपए बच गया, वो उसको जेब से पे करना पड़ेगा। या तो क्या कहते हैं वो अपना ई कैश लेजर में से पे करेगा, या फिर क्या कहते हैं अपना उसके पास कोई आईटीसी पड़ा होगा तो आईटीसी यूज करके पे करेगा। ऑल तो वैसे उसके जेब से नहीं जा रहा, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली कस्टमर से कलेक्ट कर लिया गया है, तो जेब से तो सप्लायर के कुछ भी नहीं जाता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है, जिसे मैंने आपको टीडीएस में बताया था कि आप ईसीओ को क्या करना पड़ेगा, अपना जिस महीने में उसने टीसीएस काटा है उससे अगले महीने की 10 तारीख तक ये टीसीएस जमा कराना पड़ेगा, और यहां उनको रिटर्न भरने पड़ेगी जीएसटीआर 8। वहां जीएसटीआर 7 भरनी पड़ती थी, यहां भरनी पड़ेगी जीएसटीआर 8। और इनको जो है क्या कहते हैं, एक एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी जिनका नाम 9 भी है, बट ये अभी सिलेबस में नहीं है, या आप कह सकते हो अभी नोटिफाई नहीं हुई है प्रैक्टिकली, तो पूछना नहीं चाहिए। तो हम सिर्फ जीएसटीआर 8 को याद कर सकते हो कि जीएसटीआर 8 भरनी पड़ेगी मंथली 10 तारीख को, जैसे कि टीडीएस वालों को भरनी पड़ती थी। और इसमें क्या क्या डिटेल जाएगी इस रिटर्न के अंदर, इस रिटर्न में डिटेल जाएगी, आउटवर्ड सप्लाईज जाएंगी, और जो वापस रिटर्न आई है वो जाएगा, और टीसीएस कितना कलेक्ट किया है वो जाएगा। हाँ, और अगर आप मंथली की बात कर रहे हो तो मंथली रिटर्न जाएगी 10 तारीख को। और अगर जो मैं बात कर रहा हूं कि ईयरली एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी 9B, वो अभी नोटिफाई नहीं हुई है, वो 31/12, जैसे एक नॉर्मल इंसान को जो अपना नॉर्मल जीएसटी वाला डीलर होता है उसको 31/12 को एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ये भी एनुअल रिटर्न है। किनकी एनुअल रिटर्न है, टीसीएस वालों की एनुअल रिटर्न है। इसके अलावा उसके बाद क्या होगा, कमिश्नर, यहां स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, कमिश्नर में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट। अगर कमिश्नर चाहे तो क्या कर सकता है, अपना ये टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है कि आप अभी 10 तारीख को नहीं फाइल कर पाए तो थोड़ी देर बाद भर लेना।
एक्सटेंशन बाय कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, अगर आपका एसजीएसटी वाला कमिश्नर एक्सटेंशन कर देता है तो सीजीएसटी में हम मान लेंगे कि उसने भी क्या कर दिया है, एक्सटेंशन कर दिया है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, यहां पर एक और ऊपर बात आती है कि भाई अगर मान लेते हैं डेप्यूटी कमिश्नर या उससे ऊपर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, उनको लगता है कि ईसीओ ने जो है क्या कहता है कुछ गड़बड़ की है और वो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ये लोग नोटिस भेज सकते हैं ईसीओ को। तो ईसीओ को नोटिस भेज सकते हैं, किस चीज का नोटिस भेजेंगे, इसको नोटिस भेजेंगे कि भाई अपना आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। तो ईसीओ को फिर क्या करना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी, कौन कौन सी डिटेल, सप्लाईज उसने कौन कौन सी की हैं और उसके गोडाउन में कौन कौन सा स्टॉक पड़ा है जो कि दूसरे सप्लायर्स का है, ये उनको जो है क्या कहते हैं डिटेल देनी पड़ेगी। और ये डिटेल 15 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। और अगर 15 दिन के अंदर, नोटिस आने के 15 दिन के अंदर डिटेल नहीं देंगे तो पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपए की। ऐसा जो है क्या कहते हैं लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा टीसीएस का भी सेक्शन होता है खत्म। मैं एक बार इसकी एक्ट से भी रीडिंग करवा देता हूं। देखो क्या लिखा रखा है, ये लिखा रखा है कि ये ईसीओ के ऊपर अप्लाई होगा और अपना वो एजेंट नहीं है। इसके अलावा कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 1% ही होगा, 0.5% सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। इसके अलावा नेट वैल्यू का होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा नेट वैल्यू का मतलब क्या है, रिटर्न माइनस कर दी जाएंगी, वो मैंने आपको बता दिया। 95 को हटाकर होगा, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का किया जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं उसको 10 डेज में जमा कराना पड़ेगा, ये भी आपको बता दिया है। और फिर उसको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 8, वो भी आपको बता दिया है। इसके अलावा 5 पॉइंट में लिख रखा है कि भाई अगर ऑपरेटर हु कलेक्ट्स द टैक्स, उसको एक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, ये मैंने आपको बताया है कि अभी अप्लाई नहीं हुई है। फिर 6 पॉइंट में लिख रखा है ऑपरेटर आफ्टर फिनिशिंग द स्टेटमेंट डिस्कवर्स ओमिशन इनकरेक्ट अदर देन रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, तो स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ जो है सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट। हाँ, इफ ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर यानी कि ईसीओ ने स्टेटमेंट फाइल की और स्टेटमेंट फाइल करने के बाद उसको लगता है कि कोई गलती रह गई थी, इनकरेक्ट थी, तो वो क्या कर सकता है, तो वो जो है क्या कहते हैं उसको रेक्टिफाई कर सकता है अपनी जो है इन द स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच ओमिशन, यानी कि जिस भी महीने में उसको गलती पता लगती है, उस, देखो मान लेते हैं उसने क्या कहते हैं अपना जून की स्टेटमेंट फाइल की थी और जून की स्टेटमेंट में गलती पाई गई और वो गलती उसको पता लगती है, ईसीओ को सितंबर में पता लगती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब सितंबर की तुम स्टेटमेंट भरोगे ना, सितंबर की स्टेटमेंट कब भरोगे, 10 अक्टूबर को भरोगे, तो 10 अक्टूबर को जो स्टेटमेंट भरोगे सितंबर की, उस स्टेटमेंट के अंदर तुम लिख देना कि सर मैंने जून की स्टेटमेंट में गलती कर दी थी और जो भी उसका इंटरेस्ट बनता होगा वो पे कर देना, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आपको नोटिस आ चुका है, आपकी स्क्रूटनी हो चुकी है, तब फिर आप ये काम नहीं कर सकते, फिर तो अलग तरीके से हम आपसे जो है वसूल करेंगे। और ये बोलता है कि जो भी ये गलती है वो 30 नवंबर या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इससे पहले जो है क्या कहते हैं अपना विच एवर इज अर्लियर, इससे पहले पहले ठीक कर लेना, इसके बाद ठीक नहीं की जा सकती। यानी कि मान लो जैसे मैंने अभी बताया जून की गलती थी, तो जून 2023 की गलती थी, तो ये 23-24 साल से बिलोंग करती है। 23-24 साल खत्म होने के बाद अगला जो अपना डेट आएगी 30/11/24, 30/11/24 या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न बाय द ईसीओ ऑन विच डेट, जो है क्या कहते हैं जिस भी डेट उसने फाइल की होगी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब एनुअल रिटर्न उसने फाइल की होगी, विच एवर इज अर्लियर, इससे पहले पहले वो गलती ठीक कर सकता है। वैसे आपको पता ही है कि अभी एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना मैंडेटरी है ही नहीं ईसीओ के लिए, तो ये वाली डेट तो रेलेवेंट नहीं है। 30/11 की डेट रेलेवेंट है, यानी कि 30/11 से पहले पहले जो है वो क्या कर सकता है, अपनी ये स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर सकता है। इसके अलावा अब जैसे ही ये स्टेटमेंट फाइल की जाएगी और तो सप्लायर के ई कैश लेजर के अंदर पैसा ऐड हो जाएगा। कमिश्नर चाहे तो क्या कर सकता है, उससे चीजें मंगवा सकता है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। और 15 डेज में इसको जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज 25,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। बाकी सारी बातें तो मैंने आपको पढ़ा ही रखी हैं इस चार्ट में, सिर्फ एक ये करेक्शन वाली बात रह गई थी, वो मैंने आपको पढ़ा दी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं ये चार्ट बना रखा है और इस चार्ट के अंदर तो ये है कि भाई अपना 9(5) में कौन कौन से कवर्ड होते हैं, जो लोग 9(5) में कवर्ड नहीं होते उन्हीं के ऊपर जो है क्या लगता है, टीसीएस लगता है। यहां तो ऐसी बातें बताई हुई हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा जो है ये कुछ खास है नहीं। और ये लिख रखा है फॉर सेशन हैज टू बी सबमिटेड,
हाँ, इनको भी सेपरेट आरसी लेना होता है, ये मैं आपको टीडीएस में समझा चुका हूँ। इनको सेपरेट आरसी लेना होता है और जो भी इनका सेपरेट जो आरसी मैंने आपको बताया, इनको सेपरेट आरसी लेना होता है। ये जो सेपरेट आरसी इनको लेना होता है, ये सेपरेट आरसी ये अपना 3 दिन ये अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर इनका आरसी आ जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। और बाद में अगर ऑफिसर को लगेगा कि इसको टीसीएस काटना मैंडेटरी नहीं है, तो ऑफिसर इनका आरसी जो है क्या कहते हैं कैंसिल भी कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, कोई खास बात नहीं है। तो ये बात भी हो चुकी है, 30-11 वाली बात ये पढ़ा दिया मैंने आपको। और इसके अलावा लेट फीस लिख रखी है टीसीएस। अगर आप ये जो स्टेटमेंट है, अगर टाइम पे नहीं भरते हो तो 100 रुपए पर डे का जो है अपना लगेगा, लेट फीस लगेगा। और 5,000 रुपए विच एवरेज लोअर ये लेट फीस लगेगी। और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इज पेबल अंडर एसजीएसटी एज वेल, यानी कि ये सीजीएसटी एक्ट की लिख रखी है। तो 100 रुपए और 100 रुपए सीजीएसटी, 100 रुपए एसजीएसटी, 200 रुपए आपको लग जाएगी और 5,000 विच एवरेज लोअर ये लग जाएगी। वैसे ये मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये एक ही जगह समराइज कर रखा है। ये सारी बातें जो टीसीएस से रिलेटेड हैं, मैंने अलग अलग चैप्टर से उठाकर लिख रखा है। ये वाली बात रिटर्न चैप्टर से उठाई गई है और क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन वाली बात रजिस्ट्रेशन चैप्टर से उठाई गई है। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स में कोई खास बातें यहाँ पर नहीं है और ये अपने इतने सिलेबस में भी नहीं आती है। और ठीक है, तो इसी के साथ हमारा, हाँ मतलब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, या फिर आरसीएम लगता है तो भी नहीं अप्लाई होगा, नील रेट एग्जाम्प्ट सप्लाई है तो भी अप्लाई नहीं होगा, वगैरह वगैरह की 9(5) में है तो भी अप्लाई नहीं होगा। तो टीसीएस पे नहीं किया जा सकता आईटीसी यूज करके, ये तो पेमेंट चैप्टर में बताया था। टीडीएस और टीसीएस जो है सिर्फ ई कैश लेजर से ही पे किया जा सकता है, यानी कि ईसीओ जो है वो ई कैश लेजर यूज करके ही टीडीएस टीसीएस पे कर सकता है। तो बस बस इतनी सी बात है। ये रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर की टेबल है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर। तो इसी के साथ हमारा टीसीएस चैप्टर भी होता है खत्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। ये जो टेबल है ना, इसके अंदर थोड़ी अमेंडमेंट है जो मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कवर की है, तो आप वहां से करना, यहां से मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।